हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान क्या होता है और भारतीय संविधान की क्या-क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, हम सब राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और राजनीति शास्त्र का अगर सिस्टमैटिक अध्ययन करना हो तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि राजनीति शास्त्र एक विषय के तौर पर किन बातों का अध्ययन करता है। चूंकि राजनीति शास्त्र राजनीति से संबंधित विज्ञान है, अतः राजनीति क्या होती है यह जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। राजनीति राज्य के भीतर होती है, अतः राज्य क्या होता है यह जानना भी जरूरी है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति क्या है, राज्य क्या होता है, इन सभी विषयों के ऊपर आपको हमारे चैनल में वीडियोस मिल जाएंगी। चूंकि भारत एक राज्य है, अतः भारतीय राज्य के भीतर किस तरह की शासन व्यवस्था है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, अगर यह हमें जानना है तो हमें भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जान लेंगे कि भारत में शासन का स्वरूप कैसा है, राज्य और प्रांतों के बीच में किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सरकार की क्या क्या शक्तियां और कार्य हैं, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं तथा उन्हें किन कर्तव्यों का पालन करना होता है। इन तमाम बातों का ज्ञान आपको भारतीय संविधान के अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान का अध्ययन करने से पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें राजनीति के बारे में विधिवत ज्ञान प्रदान करता है। इस विषय में हम जानते हैं कि राजनीति क्या होती है, राजनीति क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं, या फिर राजनीति किस तरह मानवीय जीवन और उससे संबंधित पहलुओं को प्रभावित करती है। इन सभी बातों का राजनीति शास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है। दोस्तों, राजनीति शास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके महत्व को देखते हुए ही राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस कहा था। अरस्तु का मानना था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी होता है और राजनीति के माध्यम से वह अपने लिए उत्तम जीवन की प्राप्ति करता है। अतः राजनीति क्या है यह समझना राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीति के बारे में विद्वान अलग अलग रूप से इसकी व्याख्या करते हैं। रॉबर्ट के अनुसार मानवीय समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को राजनीति कहा जाता है। वहीं अगर मार्गेंथो की बात की जाए तो मार्गेंथो का मानना था कि शक्ति अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है वह राजनीति है। दोस्तों, राजनीति के विद्वानों के द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। राजनीति के ऊपर आपको हमारे चैनल में एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। चूंकि राजनीति देखिए एक राज्य के भीतर ही संभव है, मनुष्य हर समय किसी ना किसी राज्य का अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। ऐसे में राज्य क्या होता है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। राज्य के बारे में अरस्तु ने कहा था कि राज्य केवल जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि एक आदर्श जीवन के लिए इसकी उत्पत्ति होती है। राज्य क्या होता है, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी भी व्याख्या की है, लेकिन आधुनिक विद्वानों में जो गार्नर की व्याख्या है राज्य के बारे में, वह सबसे बेहतर व्याख्याओं में से एक है, जिसमें वे कहते हैं कि राज्य मनुष्यों का एक समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग के ऊपर स्थायी रूप से निवास करता है। मनुष्य के इस समूह के जीवन को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक सरकार की व्यवस्था की जाती है। यह सरकार बिना किसी बाहरी दबाव के जनता के कल्याण के लिए काम करती है, कानूनों का निर्माण करती है।
चूंकि यह जो सरकार होती है जनता के इच्छा के अनुरूप होती है, अतः जनता सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का स्वेच्छा से पालन करती है। तो ये जो व्याख्या दी गई है, की गई है गार्नर महोदय के द्वारा, ये सबसे बेहतर व्याख्याओं में से एक है, जो कि राज्य के चार अनिवार्य अंगों के ऊपर, तत्वों के ऊपर प्रकाश डालती है। ये चार अनिवार्य अंग होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। दोस्तों, इन चार अंगों के आधार पर, या फिर हम कहें कि राजनीति शास्त्र की जो तकनीकी व्याख्या है, परिभाषा है राज्य के बारे में, उसकी कसौटी पर अगर भारत को आंका जाए तो हम ये पाते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, तो उस स्थिति में हम एक राज्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बेशक हमारी अपनी एक जनसंख्या थी, यानी कि भारत की अपनी जनता थी, भारत के अपने लोग थे, भारत का निश्चित भूभाग भी था, भारत में जनता के जीवन को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए, कानून बनाने के लिए सरकार भी थी। लेकिन ये सरकार कौन थी? ये सरकार ब्रिटिश सरकार थी, और यह सरकार भारतीय जनता के हितों के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के हितों को ध्यान में रखकर काम करती थी। ऐसे में जनता स्वतंत्र नहीं थी, और हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि भारत की जो संप्रभुता है वो भारत के पास नहीं थी, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। अतः प्रभुसत्ता के अभाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार अंगों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, जबकि आजादी से पहले भारत की जो संप्रभुता है भारत के पास नहीं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम जब आजाद होते हैं, और हमें उस समय फिर विश्व के अन्य देशों के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। बेशक हम आजाद हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, आजादी के बावजूद हमारे देश का जो संविधान है, बेशक हम हमें स्वतंत्र राज्य के तौर पर विश्व के देश मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो शासन है वो जिस संविधान के अनुसार चलाया जा रहा था वह था 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। यह जो भारत शासन अधिनियम है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि अभी भी, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भी, भारत में जो शासन था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान, अर्थात अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा था। ऐसे में हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि हम हमारे देश के लिए स्वयं संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। अंग्रेजों ने यह तय कर लिया था कि जून 1948 तक वो भारत को आजाद कर देंगे, भारत से चले जाएंगे। इसीलिए भारत में आजादी से पहले ही दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, लेकिन विशेषताओं को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि संविधान क्या होता है। दोस्तों, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, सरकार के कार्यों और शक्तियों को निर्धारित किया जाता है, जनता को क्या क्या अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे, इसकी व्याख्या की जाती है, और भविष्य में शासन किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार कानूनों का निर्माण होगा, इन तमाम बातों का उल्लेख संविधान के अंदर होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए आप कोई खेल खेलना चाहते हैं। उस खेल को खेलने से पहले आप उस खेल के कुछ नियमों को निर्धारित कर लेते हैं। क्यों निर्धारित कर लेते हैं? इसीलिए निर्धारित कर लेते हैं ताकि खेल के दौरान दोनों पक्षों में किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी विवाद अथवा झगड़ा पैदा ना हो।
खेल बहुत प्रसन्नता के साथ खेला जा सके और खेल के जिस उद्देश्य के लिए खेल खेला जा रहा है उसे प्राप्त किया जा सके बिना किसी झगड़े या विवाद के। इसी तरह देश के लिए संविधान का होना भी अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी समुदाय, कोई भी संस्था किसी भी रूप में एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई विवाद ना हो, देश का शासन प्रशासन सुगमता के साथ चलता रहे, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। इसीलिए देश के शासन को चलाने से पहले देश के शासन को चलाने के कुछ नियम पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। यह पूर्व निर्धारित नियम ही संविधान कहलाते हैं, सर्वोच्च कानून कहलाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ, इसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन फिलहाल के लिए हम 1942 के क्रिप्स मिशन के बाद की घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं थे। अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन जीतेगा। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि भारतीय लोग पूरी ताकत के साथ अंग्रेजी हुकूमत का साथ दें। चूंकि उन्हें पता था कि भारतीय लोग आजादी चाहते हैं, इसलिए भारतीय लोगों को एक तरह से दिलासा दिया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के जो प्रमुख थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो भारत आते हैं और भारतीय लोगों को दिलासा देते हैं कि अगर ब्रिटिश हुकूमत द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाती है, उसके बाद भारतीय लोगों को, भारत को आजाद कर दिया जाएगा, अर्थात डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन एक स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन गांधी जी को, कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू जी को यह प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यहां तक कि मुस्लिम लीग और जिन्ना को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आता है। गांधी जी कहते हैं कि ये जो प्रस्ताव है एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है जिसका बैंक करप्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आता है। चूंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, अतः द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चूंकि इंग्लैंड में भी सत्ता परिवर्तन होता है, वहां क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिन्होंने घोषणा पहले ही कर दी थी कि वो अगर सरकार बनाएंगे तो भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसीलिए 24 मार्च 1946 को एक मंत्रिमंडल मिशन भारत भेजा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इनका जो प्रमुख काम था वो 2 बिंदुओं के ऊपर था। पहला, भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा जो मर्जी आप पहले बोल सकते हैं, दूसरा भारत की आजादी के बाद भारत में संविधान की जो व्यवस्था की जानी है उसके लिए एक संविधान सभा का कैसे स्थापना की जा सकती है, कैसे एक संविधान सभा को गठित किया जा सकता है जो कि आजाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करती। दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन है, इस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया, जिसके कुल सदस्य 389 होने थे। इन 389 सदस्यों में से जो 292 सदस्य हैं वो भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे। 93 सदस्यों को देसी रियासतों के द्वारा भेजा जाना था और 4 जो मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने जाने थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का जुलाई 1946 में चुनाव होता है। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिलता है। कांग्रेस पार्टी 296 सीटों में से 208 सीटें जीतती हैं। मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट्स प्राप्त होती हैं, जबकि जो अन्य दल थे वो
सिर्फ नामात्र के लिए 7 सीटें जीत पाते हैं और 8 सीटों के ऊपर निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं। इस तरह 296 सीटों के ऊपर जो चुनाव होते हैं उनका ये परिणाम था। शेष जो 93 सीट्स थी उनके ऊपर जो सदस्य भेजे जाने थे वो देशी रियासतों ने अपने हिसाब से भेजने थे। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के भूभाग से जो प्रतिनिधि संविधान सभा में आए थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाते हैं या भारत की जो संविधान सभा है वहां से वो हट जाते हैं और भारत की संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बच जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा अंतरिम सरकार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन ने 2 मुख्य प्रस्ताव दिए थे, एक तो संविधान सभा के गठन का और दूसरा अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में जो अंतरिम सरकार स्थापित की जानी थी उसके 14 सदस्य होने थे। इन 14 सदस्यों में से 5 सदस्य मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में लिए जाने अनिवार्य रखे गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। इसीलिए 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल गठित किया गया था यह 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग को मनाया जाता है और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है तो 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल से 3 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, बचते हैं 9। इन 9 सदस्यों में 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जुड़ जाते हैं और 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या कार्रवाइयां की गई। दोस्तों संविधान सभा की, चूंकि संविधान सभा का चुनाव तो हो गया था, लेकिन चुनाव के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं क्योंकि वो सभा के वरिष्ठ नेता थे। सभा में 14 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाते हैं। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे आज की तिथि में आप प्रियम्बल, उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के तौर पर या के नाम पर जानते हैं। हालांकि जो प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं जो आज की आपकी प्रस्तावना में आपको नजर आते हैं। ये दोस्तों संविधान सभा की एक फोटो है। दोस्तों संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था। ये जो 22 समितियां हैं आप इनको एक टीम्स के रूप में ले सकते हैं। 389 जो सदस्य थे उन 389 सदस्यों की 22 टीम्स बनाई गई। हालांकि इसके लिए शब्द समितियां अथवा अंग्रेजी में कमेटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आसान भाषा में आप ऐसा सोच सकते हैं कि जितने सदस्य थे उनकी टीम्स बनाई जाती हैं और हर टीम को कोई खास कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो मौलिक अधिकार समिति थी उसे मौलिक अधिकारों के बारे में विचार करना था, उनका निर्धारण करना था। इसी तरह झंडा समिति उसे भारत के झंडे का निर्धारण करना था। नीति निर्देशक सिद्धांत समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इन सभी समितियों का कार्य जो दिया गया था इन्हें उसके ऊपर इन्होंने विचार विमर्श करना था और फिर संविधान सभा के अंदर अपना जो उन्होंने काम किया था, अपना जो तैयार किया था अपनी टीम के तौर पर ये काम वो प्रस्तुत इन्होंने संविधान सभा में करना था। दोस्तों
संविधान सभा के अंदर 22 समितियों की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है और इन 22 समितियों की रिपोर्ट के आधार रिपोर्ट को एक ड्राफ्ट के तौर पर तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसे हम हिंदी में प्रारूप समिति अथवा मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। इस मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ यह याद रहे, बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन हाँ, संविधान के निर्माण की एक अति महत्वपूर्ण जो समिति थी, कमेटी थी, जिसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी अथवा प्रारूप समिति था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। यह 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसने अन्य कमेटियों के द्वारा दिए गए जो प्रस्ताव थे, सुझाव थे, उनके आधार पर संविधान का एक मॉडल, एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार करना था। इस समिति ने जनवरी 1948 में संविधान का एक प्रारूप प्रकाशित करवाया और इस प्रारूप के ऊपर फिर 7635 संशोधनों का प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखा जाता है। लेकिन 7635 जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो पाती है, सिर्फ 2473 प्रस्तावों के ऊपर चर्चा होती है। और ये सारा जो क्रियाकलाप किया जाता है संविधान सभा के भीतर, अंततः यह खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंततः पास कर दिया जाता है और इस संविधान की जो कुछ धाराएं हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं, जैसे नागरिकता, चुनाव से संबंधित या फिर अस्थायी संसद से संबंधित जो प्रावधान हैं, उन्हें उसी दिन लागू कर दिया जाता है। यहाँ आप यह याद रखेंगे कि देश का जो सर्वोच्च कानून है अथवा संविधान है वह 26 नवंबर को तैयार हुआ था, अतः 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस अथवा कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान को अंततः 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1950 को ही संविधान को क्यों लागू किया जाता है, इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है जिसको आप स्वयं खोजेंगे, इंटरनेट से खोजें या किसी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में हिस्ट्री की पुस्तकों में भी आपको यह जानकारी मिल सकती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। दोस्तों, वैसे तो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम अति महत्वपूर्ण विशेषताओं को ही अपनी वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अति महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं में आज की इस वीडियो में हम 6 विशेषताओं की बात करेंगे। पहली विशेषता है लिखित और विस्तृत संविधान। दोस्तों, किसी भी देश का जो संविधान होता है उसके निर्माण के आधार पर या तो अलिखित हो सकता है या तो लिखित हो सकता है। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसको किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल के अंदर तैयार नहीं किया गया होता है। जैसे इंग्लैंड के संविधान की बात करें, इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान है क्योंकि इंग्लैंड के संविधान को किसी संविधान सभा ने किसी समय विशेष में तैयार नहीं किया है, बल्कि इंग्लैंड का संविधान परंपराओं के साथ साथ, मतलब समय के साथ साथ, परंपराओं के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है। जबकि भारत, अमेरिका, फ्रांस, अन्य देशों का जो संविधान है वो लिखित संविधान है क्योंकि इसे एक संविधान सभा के द्वारा या निर्धारित लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, एक समय विशेष में इसको तैयार किया गया है। दूसरा, भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान है। इसमें जब यह लागू हुआ था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, अब ये 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान कितना लंबा है, इसमें कुछ और एडिशन हुई है। अभी तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक, लगभग 125
संशोधन हो चुके हैं। 90 से अधिक अनुच्छेदों को इसमें जोड़ा गया है। आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 21 क, जिसमें शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसको याद रखना आपको जरूरी है। दोस्तों, ये कितना लंबा है इसका प्रमाण एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको दूंगा। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद तब थे जब यह लागू हुआ था, अब इसमें और जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता है इसका कठोर और लचीलापन दोनों का होना। दोस्तों, जो संविधान है उसमें परिवर्तन के आधार पर, अर्थात संशोधनों के आधार पर संविधान दो तरह का हो सकता है, या तो कठोर हो सकता है या तो लचीला हो सकता है। अच्छा, ये ध्यान दीजिए कि संविधान में परिवर्तन क्यों करना है। संविधान में कई बार इसलिए परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, हमारा जो संविधान है 1950 में बना था। अब 1950 की जो जरूरतें थी, जो समय था, उसके अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ संविधान था। लेकिन बदलती जरूरतों के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमें संविधान को भी थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत कभी पड़ती है। ऐसे में अगर संविधान में संशोधन बहुत आसानी से हो जाए तो ऐसे संविधानों को हम बोलते हैं कि संविधान बहुत लचीला है, उसको जैसे मर्जी आप बदल सकते हैं। लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना अर्थात परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो तो हम कहेंगे संविधान कठोर है। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में परिवर्तन अर्थात संशोधन करने के लिए भाग 20 अनुच्छेद 368 में व्याख्या की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों तरह की व्यवस्था है। एक है अति लचीली व्यवस्था। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें अगर संशोधन करना हो तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से कोई प्रस्ताव जब पास हो जाता है साधारण बहुमत से, वह प्रस्ताव फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, स्टैंप लगाएंगे और यह प्रस्ताव पास हो जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, कोई प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, उसे 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर और स्टैंप लगने के लिए, उसके बाद उस संविधान संशोधन को पारित माना जाएगा। यह थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। जबकि तीसरी प्रक्रिया अति जटिल है। तीसरी प्रक्रिया के अनुसार कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, उनमें संशोधन करने के लिए पहले संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाना जरूरी है। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यों के पास जाएगा। आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, अगर वो प्रस्ताव को पास कर देती हैं तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर और स्टैंप लगने के लिए जाएगा और प्रस्ताव फिर पारित समझा जाएगा। लेकिन अगर राज्य इस प्रस्ताव को पास नहीं करते हैं या फिर लोकसभा राज्यसभा में से कोई सदन पास नहीं करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह प्रस्ताव पास नहीं होगा। यहां पर राज्यसभा, लोकसभा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं और राष्ट्रपति, इन सब के द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव को पास किया जाना जरूरी है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये अति जटिल है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि भारतीय संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह कठोरता और लचीलता का सुंदर मिश्रण है। अगली विशेषता है, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। देखिए दोस्तों, भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत के लिए एक आदर्श संविधान का निर्माण करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने विश्व के लगभग हर संविधान का अध्ययन किया और उन संविधानों के भीतर जो कुछ भी अच्छी बातें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, उनको फिर भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर
यहां पर थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 की बहुत सारी धाराओं अनुच्छेदों को नवीन भारतीय संविधान में लिया गया है, जैसे संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है या फिर आपातकाल। इसके अलावा हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, कानून के शासन, इकहरी नागरिकता, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, इन तमाम चीजों को ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसके बाद आपके जो मूल अधिकार हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है या फिर हाई कोर्ट्स का जो राइट है, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को ग्रहण किया है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय ढांचा लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने यह प्रक्रिया ली है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जाना चाहिए, और साथ ही जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विचार को ग्रहण किया है। दोस्तों, अगली जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अमेरिकन संविधान से विचार के तौर पर ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है। 7 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता के अधिकार क्षमा करिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है। अब आपके पास 6 तरह के अधिकार हैं, और पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की जब संविधान बना था तो उस समय इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन बाद में 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट है, 42वां संवैधानिक संशोधन है, उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। पहले यह 10 तरह के अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में 11वां अधिकार, गलती से बोल दिया, 10 तरह के मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य है इसे 2002 में 66वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक माता पिता को अपने 14 या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल भेजना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी संविधान की विशेषता है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में किया गया है। दोस्तों, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के तौर पर की गई है। कहने का मतलब है, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत भारत की सरकारों का मार्गदर्शन करेंगे। भारत की सरकारों को ये बताएंगे कि उनको जब भी उनके पास संसाधन उपलब्ध हों, तब तब उन्हें भारतीय जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ध्यान रहे, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है, और यह वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब है, अगर कोई सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो भी सरकार के खिलाफ न्यायालय के भीतर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि
राजनीति शास्त्र का आपको सिस्टमैटिक स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि जितना विधिवत, जितना चरणबद्ध, जितना सिस्टमैटिक वे में आप राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे, आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे और राजनीति शास्त्र में काफी आगे तक विकास के लिए यह बहुत अच्छा तरीका रहेगा। साथ ही हमने जाना संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास के ऊपर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला और भारतीय संविधान की 6 जो विशेषताएं हैं उनको जाना। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे कुछ एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? दूसरा प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? और अंतिम प्रश्न है, इकहरी नागरिकता का जो अधिकार है, इकहरी नागरिकता का जो व्यवस्था है भारत में, वह व्यवस्था किस देश की इकहरी नागरिकता की व्यवस्था से ली गई है? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें।